अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी एलएमएस। मेरा नाम अक्सा अजहर है। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम पीएमएस स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, कि किन स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर लेना चाहिए और वो स्टूडेंट जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर लिया है वो इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो सीएसएस और पीएमएस में किस तरह से डिफर कर रहा है। इसके बाद हम इसके रिसोर्सेज की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हम मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं। वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको हम अपने पेपर में इंक्लूड कर लें तो हम बाकी सारे स्टूडेंट्स से स्टैंड आउट कर सकते हैं। और एट द एंड हम देखेंगे इसके पास्ट पेपर्स के पास्ट पेपर्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, किस तरह से एग्जामिनर इसके पास्ट पेपर्स दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस किन स्टूडेंट्स को ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो बेटा पॉलिटिकल साइंस एक इजी सब्जेक्ट है। ये बात करता है स्टेट के बारे में। जब हम बात कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो जो स्टूडेंट तैयार कर रहा होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो वन वे और द अदर स्टेट्स के साथ इंटरलिंक्ड ही होता है। उसको पता होता है कि उसकी स्टेट में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और क्या चीजें उसकी स्टेट के लिए अच्छी हैं, क्या चीजें उसकी स्टेट के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रखते हैं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस कर देगा, ये आपको क्लैरिटी देगा इन सारी चीजों के बारे में, और ये आपको क्लैरिटी देगा कि किस तरह से आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वो कौन से फ्लॉज हैं जो इनके अंदर मौजूद हैं, हम इनको किस तरह से बेटर कर सकते हैं। मजीद इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट फिलोसफर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से हम इनको कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट्स के साथ कंपेयर करके अपनी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक इजी सब्जेक्ट है। जिस स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है वो ये ऑप्ट कर सकता है। ये जिन स्टूडेंट्स का प्योर साइंसेस का बैकग्राउंड है वो भी इसको ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है, सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होती है। बाकी इसमें अंडरस्टैंडिंग चीजें होती हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप वन वे और द अदर वे ऑलरेडी इसके साथ लिंक्ड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ये सीएसएस और पीएमएस में किस तरह से डिफरेंट होता है। तो सीएसएस और पीएमएस दोनों में पॉलिटिकल साइंस के दो पेपर्स होते हैं। पेपर वन में पॉलिटिकल फिलोसफर्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पेपर टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है डिफरेंट स्टेट्स की। बोथ पेपर्स कैरीज इक्वल मार्क्स। इनमें जो डिफरेंस आता है वो इसके कंटेंट का डिफरेंस है। जब पॉलिटिकल साइंस पेपर वन की बात करते हैं तो जो हमारे पास पीएमएस है इसमें फिलोसफर्स कम हैं, जबकि सीएसएस में फिलोसफर्स ज्यादा होते हैं। ये माइनर सा डिफरेंस है। और दूसरा जो इसमें डिफरेंस आता है वो पेपर सेटिंग में डिफरेंस आता है। पीएमएस का जो पेपर है इसमें एग्जामिनर सेक्शन वाइज पेपर नहीं देता, उसने हमें 7 से 8 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जबकि जो सीएसएस का पेपर होता है उसमें एक तो हमारे पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, इसके अलावा पेपर सेटर ने 2 पोर्शंस बनाए होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है, मतलब कंपल्शन होती है। इसलिए आपको फिलोसफर्स भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पीएमएस में अगर वो आपको सेक्शंस नहीं देता तो आप कोई भी पोर्शन स्किप कर सकते हैं। पेपर सेट ही इस तरह से करता है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आप हर पोर्शन में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि आपके पास थोड़ी सी चॉइस हो जाती है कि आपके पास कंपल्शन नहीं होती। अगर आपको एक क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है तो आप वो कर देते हैं, दूसरे को स्किप कर देते हैं। तो ये कंपैरेटिवली एज होता है हमारे पास पीएमएस में। तो इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस में इसमें हम देखेंगे हमारे पास पेपर वन में 2 पोर्शंस हैं। इसमें पहला जो पोर्शन है पार्ट ए, इसमें पॉलिटिकल थ्योरीज हैं। पॉलिटिकल थ्योरीज में हमारे पास 2 तरह की थ्योरीज आ जाती हैं। इसमें हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स आ जाते हैं और दूसरा हमारे पास मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स आ जाते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में पीएम्स में हमारे पास प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, हॉब्स, लॉक और रूसो है। इन तीनों को हम सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट भी कहते हैं। इसके बाद मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म आ जाता है। जब हम बात करते हैं मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स की तो इसमें अल फराबी है, अल मवर्दी है, अल गजाली, तूसी, इब्ने खल्दून और इल्लामा इकबाल शामिल हैं। ये हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट ए। इसकी जब हम पार्ट बी की बात करते हैं तो उसमें स्टेट और इंडिविजुअल आ जाता है कि स्टेट के साथ इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है, किस तरह से दोनों इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट।
परसेप्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट क्या होती है बेटा? एक ऐसी स्टेट जिसमें लोगों का ख्याल रखा जाता है। इसका हमने वेस्टर्न और इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखना है। उसके बाद हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सोवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाते हैं। ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसमें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, जिसको हम सुन रहे होते हैं, हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में यूज कर रहे होते हैं और हम इनसे बाखबर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए, तो हमने हमने इन्हें स्पेसिफिक वे में प्रिपेयर करना होता है। हमने देखना होता है कि डिफरेंट फिलोसफर्स इनके बारे में क्या राय रखते हैं, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुए, किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स ने पावर गेन की, और किस तरह से ये जो है ना ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट्स बन गए, किस तरह से ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन में हमारे पास डिमांड्स हैं, डिसीजंस हैं, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, रिप्रेजेंटेशन। बेटा ये ग्रुप इस साल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है ना वो ये आ जाता है, क्योंकि इस साल में तो पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में इलेक्शंस कंटेस्ट हुए हैं। पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें इलेक्शंस हुए हैं, तो इस वजह से ये पोर्शन काफी इम्पोर्टेंस ले जाता है। इसमें जो बेसिक ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उसमें पब्लिक ओपिनियन आ जाता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, उसमें प्रेशर ग्रुप आ जाते हैं। ये जो पोर्शन है इसमें ये निहायत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप। इंस्टीट्यूशंस में हमने देखना है लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। इनकी हमने फंक्शनिंग देखनी है, इनकी हमने स्ट्रक्चर देखना है और देखना है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, उनमें फ्लॉज क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पिटिंग एलिट्स आ जाती है। इसमें पॉलिटिकल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेटिक, ये इनका आपस में हमने रिलेशन देखना है और ये देखना है कि ये किस तरह से एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती है। लास्ट इसमें आ जाता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप, यूनिटरी, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और अथॉरिटेरियन। ये सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती हैं। बेटा ये वो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है जो कि पीएम ने हमें दिया हो। अब हमने इसमें से देखना होता है कि हम कौन सी चीजों पे ज्यादा एम्फोसिस कर सकते हैं और कौन सी चीजों को हम स्किप कर सकते हैं। तो फॉर पीएमएस हमें ये इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 50% तैयारी करें, बाकी चीजों को छोड़ दें तो ये हमें बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा। आप पास होने के लिए हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को छोड़ दें तो आप पेपर पास कर लेंगे, लेकिन पीएमएस में सिर्फ हमें पेपर पास नहीं करना होता, हमें यहाँ पे मार्क्स भी मैक्सिमम गेन करने होते हैं ताकि हमारी एलोकेशन अच्छे ग्रुप में हो सके और डिजायर्ड ग्रुप में हो सके। तो इसके लिए हम पेपर पार्ट 1 में तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एग्जामिनर पेपर को चेंज कर रहा है ना, तो वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है वेस्टर्न और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई एक पार्ट को स्किप कर दें, दूसरे पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे लें तो आप अपना पेपर क्लियर पास कर देंगे। पहले ऐसा होता था कि वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स ज्यादा ले रहा था, मुस्लिम को निग्लेक्ट कर देता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं तो इसमें हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सारे ही करने होते हैं। इसमें से थोड़ी बहुत चीजें हैं जिनको हम लोग थोड़ा कम, जिन पे हम एम्फोसिस कर सकते हैं, तो हमारा गुजारा हो जाता है। इस तरह जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और लास्ट में जो है ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें से वो देता है मोनार्की, इसमें से वो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफिक करके देता है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूटेबल है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूटेबल है। इसके साथ जो दरमियान में कॉम्पिटिंग एलिट्स आ जाती हैं, इस पे मैं रिकमेंड करूंगी कि ये तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना पास से, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लिखें। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कॉन्टेम्परेरी से, ये तो इस क्वेश्चन को आप ना अटेम्प्ट करें तो ये ज्यादा बेहतर है, इस क्वेश्चन को अवॉइड करें। इसकी रीजन ये है कि आपको यहाँ पे जब आप अपने आर्ग्यूमेंट सेट करेंगे ना तो आप बाइस्ड हो जाएंगे। हाँ, अगर आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप बाइस्ड नहीं होते तो इस क्वेश्चन के लिए आप गो ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि इस पोर्शन को आप स्किप कर दें, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें, इसकी जगह पे आप कोई दूसरा क्वेश्चन लें। लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
इनमें भी हमारे पास जो है वो इनकी हमने फंक्शनिंग देखनी होती है और इनका हमने स्ट्रक्चर देखना होता है। यहाँ से भी कमोबेश कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट पेपर 1। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये पेपर भी पेपर 1 की तरह 100 मार्क्स का है। पीएमएस में इस पेपर में भी वो हमें सिर्फ क्वेश्चन देता है, उसने पार्ट्स नहीं बनाए हुए होते जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें उसने हमारे पास जो चीजें दी हुई हैं उसमें डेवलप्ड स्टेट्स हैं, डेवलपिंग स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, और पार्ट बी में स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान के बारे में बात करता है। इसमें जो वो सबसे पहले बात करता है वो आ जाती है पॉलिटिकल सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पॉलिटिकल सिस्टम्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एस्टर्न ऑन बिहेवियरिज्म एंड अल्मोड ऑन फंक्शनलिज्म। ये दोनों कॉन्सेप्ट सीएसएस में मौजूद नहीं है, ये स्पेसिफिकली पीएमएस पंजाब में मौजूद है। और ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एग्जामिनर हर साल ऑल्टरनेटिवली ये दे रहा होता है। इनको स्किप करने का मतलब है आपने सुसाइड करना, और इनको कर लेने का मतलब है कि आप इजीली आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जो नेक्स्ट चीज है वो है डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम। डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम में इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स आ जाते हैं। बेटा देखिए पॉलिटिकल सिस्टम ना बहुत बड़ा सिस्टम एक कंट्री के तमाम की तमाम चीजों को कवर कर रहा होता है। हमने इन कंट्रीज के सारे पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करना, हमने इसको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। जिस तरह से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है, जिस चीजें हमारे सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं हमने उसके राउंड अबाउट रहना है, हमने उनसे बाहर नहीं जाना, क्योंकि उससे बाहर जाने से हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ हम पे एक बर्डन जरूर क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स की। डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम्स में हमारे पास 4 कंट्रीज हैं जिनके हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स करने हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूएसए, यूके, फ्रांस और फॉर्मर यूएसएसआर जिसको हम प्रेजेंट रशिया कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाते हैं डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स। डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स में हमारे पास उसने 3 बेसिकली यहाँ स्पेसिफिकली इंक्लूड किए हैं, जिसमें टर्की है, इंडिया है और चाइना है। जब हम बात करते हैं पार्ट बी की, पार्ट बी पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान अफेयर्स का पार्ट है। इसको आप लोग को प्रिपेयर करने के लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने पाकिस्तान अफेयर्स तैयार किया है, पाकिस्तान स्टडीज तैयार किया है, वो ये पोर्शन आराम से कर लेगा। इसमें जो चीजें इंक्लूड है वो है पाकिस्तान एज अ नेशन स्टेट, राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ सर सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल एंड कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट इसमें है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम लोगों ने करना है कंपैरेटिव एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1956, 1962 एंड 1973 विद अमेंडमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज द 18th अमेंडमेंट, जिसको हम इन डिटेल करेंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे हम लोग इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पेपर 1 के लिए जो बुक मोस्ट रिकमेंडेड है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स को प्रिपेयर करने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है वो है प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जूड हॉर्मन। ये बुक बेटा एक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इस बुक की आपको लैंग्वेज टफ लग सकती है। इस बुक में उसने जो टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं वो हो सकता है वो आपको समझ ना आए। तो इसकी जगह पे आप बुक जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो मोहम्मद असलम चौधरी की बुक है। मोहम्मद असलम चौधरी की बुक हमारे पास पॉलिटिकल फिलोसफर्स वेस्टर्न और एज वेल एज मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर दोनों के लिए मोहम्मद असलम चौधरी की बुक मौजूद है। मोहम्मद असलम चौधरी ने थोड़ा सा ये काम अच्छा किया हुआ है कि इसने क्वेश्चन वाइज चीजों को लिखा हुआ है, तो हम उनको जब पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाती हैं, मतलब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है। पार्ट बी के लिए मजरुल हक की बुक है। मजरुल हक की बुक मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप इसको एक दफा थॉरली पढ़ लेते हैं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप कर देती है। जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो इसके लिए वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है बाय एस के कैले। और इसके अलावा हम जब बात करते हैं इसके पार्ट बी की पाकिस्तान अफेयर्स, जिसमें स्पेसिफिकली आ जाता है, तो इसमें आप पाकिस्तान अफेयर्स वाली ही बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सईद अहमद की बुक आ जाती है। इसमें जो सेकेंड बुक आ जाती है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। ये जो 2 बुक्स हैं ये पाकिस्तान अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ प्रिपेयर कर देती हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको हम अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के पॉलिटिकल फिलोसफर से। बेटा यहाँ पे ना हर पोर्शन के लिए अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें पूरा करना जरूरी है। तो हम बात करते हैं फिलोसफर्स से। फिलोसफर्स के लिए दो चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसमें सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब हम किसी भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स को कर रहे हैं तो हमें उसका कोर्स ऐड करने हैं अपने पेपर के अंदर। जितने हम उसके कोर्स उस क्वेश्चन के रिलेटेड ऐड करेंगे वो हमें प्लस पॉइंट देगा। जो सेकंड चीज है वो हमें कोई ना कोई फ्लो चार्ट ऐड करना है। मतलब अगर प्लेटो के बारे में पूछा जाता है, प्लेटो के आइडियल स्टेट के बारे में पूछा जाता है या फिलोसफर किंग के बारे में पूछा जाता है, तो हमें थ्रू आ फ्लो चार्ट उसको रिप्रेजेंट करना है ताकि वो हमें अच्छे मार्क्स दे सके और हमारा क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से स्टैंड आउट कर सके। सेम इसी तरह से हमें पॉलिटिकल साइंस मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में भी दो चीजों की जरूरत होती है जो कि वेस्टर्न में भी है। ये दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है कि आपने इसमें फिलोसफर्स की कोर्स ऐड करनी है और फ्लो चार्ट्स ऐड करने हैं। जब हम बात करते हैं इसके पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जितनी भी चीजें हैं ना, इन सब के लिए हमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं यहाँ पे भी। एक तो ये कि सबकी एक हमने जनरल लेमैन डेफिनेशन रखनी है। दूसरी हमने जो डेफिनेशन देनी है ना वो किसी ना किसी पॉलिटिकल फिलोसफर की डेफिनेशन ऐड करनी है, किसी ऐसे बंदे की डेफिनेशन ऐड करनी है जो कि वेल नोन हो इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये चीज आपको इसमें प्लस पॉइंट देगी। सेम इसी तरह से हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में जब हम बात करते हैं, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पेपर है। तो इसमें जब हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं या किसी एक स्टेट की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे स्टेट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें अगर हम इसको फ्रांस के प्रेसिडेंट के पावर के साथ कंपेयर कर देंगे तो ये हमें एक कंपैरेटिव वैल्यू देगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये नहीं करेंगे, ऑल्दो कि उन्हें आता होगा क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर किया है, लेकिन वो अपने पेपर में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जब आप इस पेपर में ये चीजें करेंगे तो ये आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स देगा एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु स्किप दिस। लास्ट में हम लोग चलते हैं पास्ट पेपर्स एनालिसिस की तरफ। पास्ट पेपर्स में पेपर किस तरह से एग्जामिनर पेपर सेट करता है, वो किस तरह से हमें पेपर्स देता है। यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 की। यहाँ पे मैंने 2021 का पेपर ऐड किया हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग। बेटा ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है फिलोसफर किंग का। प्लेटो कॉन्सेप्ट देता है आइडियल स्टेट का। आइडियल स्टेट को रन कर रहा होता है फिलोसफर किंग। तो ये हम जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो प्लेटो है वो एक आइडियल स्टेट क्रिएट करता है, किस तरह से वो उसमें फिलोसफर किंग चूज करता है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमने अपने पेपर में किस तरह से ओरिएंटेशन रखनी है, पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से हमने करनी है, ताकि हमने किस चीज पे इम्फोसिस करना है ताकि एग्जामिनर को सही क्लैरिटी के साथ ये चीज समझ आ सके। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ मिलिट्री इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इसमें उसने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम में रोल ऑफ मिलिट्री पूछा है। उसने स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री का नहीं पूछा, अमूमी तौर पे वो पूछता होता है टर्किश पॉलिटिकल सिस्टम में मिलिट्री का रोल। लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली उस टर्की का नेम नहीं लिया, तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लिखेंगे। मोर और लेस इन ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मिलिट्री एक जैसा रोल ही प्रिपेयर कर रही है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास पाकिस्तान और टर्की है, सेम है। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आप दोनों का कंपैरिजन भी ड्रा कर सकते हैं, दोनों में किस तरह से मिलिट्री जो है ना वो अपना रोल ऐड कर रही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारे पास जितने भी कंट्रीज आती हैं, हम उनको सबको इंक्लूड करना जरूरी नहीं है। अगर हम इन दो को भी कर देंगे, इनका कंपैरेटिवली एनालिसिस कर देंगे, तो इट विल बी मोर देन एनफ। थर्ड इसमें आ जाता है द प्रिंस resulted from Machiavelli's concern with the development and maintenance of Italian unity, discuss it। प्रिंस जो है ना, ये बुक लिखी हुई है मैकियावेली ने। मैकियावेली की जो बुक प्रिंस है, इसमें उसने पॉलिटिकल फिलोसफी से ज्यादा उसने हमें एडवाइसेस दी हैं। उसने एक प्रिंस को एडवाइस दी है कि हाउ ही कैन गवर्न द स्टेट। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि द प्रिंस रिजल्टेड फ्रॉम मैकियावेलीज कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इटालियन यूनिटी, डिस्कस इट। यस, उसने इटली की यूनिटी के लिए ही और उसकी मेंटेनेंस के लिए ही प्रिंस लिखी थी। और उसने अपने प्रिंस को, उसने उस मोनार्क को
रिकमेंड किया था, उसने उसको चीजें बताई थी कि किस तरह से वो उन पे अमल करके अपनी स्टेट को रन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इमाम मोहम्मद इकबाल एज एन एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इस्लाम इन द मॉडर्न एज। इसमें उसने इलामा इकबाल की पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बात की है, जो कि मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है डिस्कस पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट highlighting their merits and demerits, which political system suits Pakistan। इसमें बेटा वो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान के लिए सूट करता है। अब कौन सा सिस्टम पाकिस्तान के लिए सूट कर सकता है ये हम तभी रिकमेंड कर सकेंगे जब हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छे तरीके से जानते होंगे। और यहाँ पे एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें नोटिस करनी चाहिए, वो ये कि जब हम पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल सिस्टम रिकमेंड कर रहे होते हैं तो हमें दो चीजें माइंड में रखनी होती हैं। एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर और दूसरी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम देना है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए देना है, यहीं पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ के लोगों की नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता विद इन डेज, चेंज रिक्वायर्स टाइम। तो हम जो रिकमेंड कर रहे होंगे वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होना चाहिए, वो हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछ रहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट द इब्न खल्दून साइकिल ऑफ राइजिंग एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। इब्न खल्दून बात करता है असबिया की। इब्न खल्दून असबिया के थ्रू बात करता है कि किस तरह से सिविलाइजेशन जो है वो फॉर्म करती हैं, राइज करती हैं, मैच्योर होती हैं और उसके बाद डिक्लाइन हो जाती हैं। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे अपने सेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आता है एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक स्टेट। ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से आ गया है, जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग टू टॉपिक्स। इसमें राइट्स इंप्लाइज ड्यूटीज, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स उसने एक साथ पूछनी है जिसमें राइट्स और ड्यूटीज का जिक्र है। नेक्स्ट इसमें वो पूछ रहा है माओज फिलोसफी एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। बेटा आप लोग इसमें पेपर की अगर ओरिएंटेशन देखें तो आप इसमें देखेंगे कि उसने वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर को ऐड किया हुआ है, जिसमें फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, और इसमें उसने मैकियावेली के बारे में पूछा हुआ है। इसके अलावा उसने पूछा हुआ है मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स में से इलामा मोहम्मद इकबाल, और इसके अलावा इब्न खल्दून को पूछा हुआ है। जब हम पार्ट बी की बात करते हैं तो उसने हमसे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा हुआ है, उसने हमसे मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में पूछा हुआ है, उसने हमसे राइट एंड ड्यूटीज, रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में पूछा हुआ है। अब हम देखते हैं पेपर 2। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में उसने क्या चीजें लिखी हुई है, इसमें से आ जाती हैं। उसने कहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल। आपके पास पीएमएस में ये ऑप्शन भी होता है कि आप उर्दू में अटेम्प्ट करें या इंग्लिश में। यहाँ पे वो बात करता है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो पूछता है द कैबिनेट हैज assumed dictatorial powers in the British political system. Discuss the executive and legislative powers of the British cabinet in the light of this statement. इस क्वेश्चन में उसने हमसे ब्रिटिश कैबिनेट के बारे में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डाइसेक्ट करें तो इसके दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें पहली जो बात है, पहला जो सेंटेंस है, वो उसने जस्ट स्टेटमेंट दी हुई है कि द कैबिनेट हैज assumed dictatorial powers in the British political system। ये उसने सिर्फ स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट को हमने अपने पेपर में 1.5 पेज से ज्यादा टाइम और स्पेस नहीं देना। इसके बाद हमने डिस्कस करना है, हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस कर रहा है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। इस स्टेटमेंट की लाइट में हमने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट हमने इसको इलस्ट्रेट करनी है। मैक्सिमम हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस दे सकते हैं विद द यूके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो पूछता है ब्रीफली डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इसमें वो पूछ रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो वर्ल्ड में किस तरह से इवॉल्व होते हैं, किस तरह से एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्रिटिकली एनालाइज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना। चाइना में सीपीसी है उसकी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बारे में वो पूछ रहा है कि उसकी पावर्स एंड फंक्शंस को हमने एनालाइज करना है।
कि उसकी पावर्स और उसके फंक्शंस कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। हाउ डिड दिस कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। हम सब जानते हैं कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अयूब खान ने बनाया था, इसको हम टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि ये सिंगल पर्सन ने बनाया हुआ था। ये प्रेसिडेंशियल इन फॉर्म था। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने प्रेसिडेंट के ऑफिस को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया था। ये इसने किस तरह से स्ट्रेंथन किया था, वो कौन से फीचर्स थे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने इस प्रेसिडेंट के ऑफिस को स्ट्रेंथन कर दिया था, उसको हम लोग देखेंगे अपने डिटेल लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 5 उसने सीधा सा पूछा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ सेनेट इन पाकिस्तान। इसमें हमने सेनेट की स्ट्रक्चर पे बात कर देनी है, इसके मेंबर्स के बारे में बात कर देनी है और इसकी पावर्स पे बात कर देनी है। Question number 6 I describe the organization and jurisdiction of Supreme Court of Pakistan under the Constitution of 1973. इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करनी है अंडर 1973 और साथ में इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी है। ये हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, कौन सा आर्टिकल इसको जुरिस्डिक्शन देता है और किस आर्टिकल के तहत यह अपनी पावर्स को इम्प्लीमेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हाईलाइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बिहेवियरिज्म गिवन बाय द डेविड एस्टन। तो डेविड एस्टन ने जो बिहेवियरिज्म के फीचर्स दिए हैं उनको हम लोग अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में देखेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अलमन के साथ ऑल्टरनेटिवली एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन उसने पूछा हुआ है, इसने 3 पोर्शंस दिए हुए हैं और इसमें से उसने 2 पोर्शंस बात करने के लिए कहा है। इसमें है मेजर प्रॉब्लम्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेजर प्रॉब्लम्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देख के बच्चों आपने घबरा नहीं जाना, हमने बाद में जितनी अमेंडमेंट्स किए हैं वो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किए हैं। तो अगर आपने अमेंडमेंट्स का क्वेश्चन अच्छे से तैयार किया हुआ है ना तो ये उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म है। अगर आपने सारी अमेंडमेंट्स नहीं भी प्रिपेयर की हुई, आपने 18th अमेंडमेंट बेसिकली प्रिपेयर की हुई है, तो ये अगर आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कमोबेश उसी क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट उसने इलेक्शन कमीशन पूछा, इसमें हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, हाउ ही अपॉइंटेड और वो किस तरह से काम करता है, उसके कौन कौन से काम है और वो क्या काम कर सकता है। लास्ट उसने जुडिशियल रिव्यू इन यूएस में बात की है। जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो एक स्ट्राइकिंग फीचर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसने इसके बारे में सिंपली बात की हुई है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस फॉर पीएमएस। थैंक यू और इनके डिटेल सेशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।